Services, title name is Biology and Services of Mankind. तो बेटा बायो ने डिफरेंट तरह से जरूरत के मुताबिक हेल्प की है। नंबर 1, आपको पता है कि पॉपुलेशन के अंदर जो इजाफा हुआ है वो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब बेटा अगर पॉपुलेशन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आएगा बेटा वो किसके ऊपर आएगा? खुराक के ऊपर, क्योंकि खुराक की कमी हो जाएगी। अब खुराक की कमी को पूरा करने के लिए जो बुनियादी रोल प्ले किया है वो किसने किया है? बायोलॉजी। अब वो कैसे किया वो डिटेल में लेके जाना है। तो आपने कहना है कि सबसे पहला रोल जो बायोलॉजी ने यहाँ पर प्ले किया है बेटा वो किस चीज़ में किया है? फूड प्रोडक्शन के अंदर में खुराक की जो पैदावार है उसको इंक्रीज कैसे किया जाए। पहला रोल आ गया बेटा फूड प्रोडक्शन। तो खुराक की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के अंदर इसका बहुत बुनियादी रोल है। पहला पॉइंट आ गया बेटा। दूसरा पॉइंट ये है कि बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए, बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो जितनी भी आपको वैक्सीन एंटीबायोटिक्स वगैरह मिलती हैं, देखिए 3 चीज़ें हमेशा बेस्ट लीजिएगा अपने लिए। नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 टीचर और नंबर 3 वकील। ये 3 चीज़ें आपके सबसे बेहतरीन होना चाहिए, वरना ज़िंदगी आपको तबाह कर देंगे तीनों लोग। डॉक्टर बेस्ट होना चाहिए। अगर डॉक्टर बेस्ट नहीं है ना तो फिर उसके बगैर बेटा आपका बॉडी जो है वो सीधे ना से ऑपरेट हो पाएगी और ना ही आप प्रॉपर अपनी बॉडी की पोजीशन को रिटेन करेंगे। तो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी और दूसरा भी। नंबर 2 उस्ताज़ा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर नॉर्मल के पास चले गए तो वो आपको वैसी एजुकेशन देगा, क्रिटिकल थिंकिंग गायब कर देगा आप में से। क्रिटिकल थिंकिंग आप में से फ्लश आउट हो गया, यू आर नथिंग आफ्टर द 1 or 2 year। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए आज का जो दौर चल रहा है वो AI का दौर चल रहा है। AI समझ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर के अंदर बेटा एक सॉफ्टवेयर ChatGPT के नाम से आया है, बड़ा खतरनाक सॉफ्टवेयर है। आप उससे कुछ भी लिखवा लीजिए, कोई भी पिक बनवा लीजिए, वो आपको सेकंड्स के अंदर लिख देता है। पहले यही काम लोग करते थे ऑनलाइन और बड़े पैसे कमाते थे, लेकिन अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ये AI का दौर है, रोबोट्स का दौर। तो आपको अगर उसके ऊपर बचना है इस दौर के अंदर तो आपको एडवांस रहना पड़ेगा। तो इट्स मीन्स दैट कि आपको एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस चाहिए जो आपको बेहतरीन साझा दे सके, बेहतरीन नॉर्मल। तीसरा बेटा वकील आपने फारग कर लिया तो वो आपको पक्का फांसी लगवा देगा। समझ आगे बात। तो वकील भी बेहतर होना चाहिए, तीनों बेहतर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा जितनी भी मेडिसिन है उसमें डॉक्टर्स का बड़ा रोल है। तो इसका मतलब जो डिजीज कंट्रोल है बेटा, जो दूसरा बायोलॉजी ने रोल प्ले किया वो किसके अंदर किया? डिजीज कंट्रोल करने में, कि बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए। और तीसरा बेटा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इसने प्ले किया कि हमारे माहौल को बचाया कैसे जाए, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इस चैप्टर में सबसे रिपीटिंग क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं आपको कहूँगा कि इस चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा पेपर में एनुअल एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है तो उसका नाम है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बेटा ये टॉपिक आपके पेपर के एग्जाम की जीनत कई बार बन चुका है। इसकी कारण क्या है, इसकी वजह क्या है और क्यों ये इतनी बार किया जाता है? रीज़न है इसके पीछे। आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो तबाह हो रहा है वो क्या है? हमारा एनवायरनमेंट। जो टॉपिक बच्चे को वो जानबूझ के लिखने के लिए देते हैं ताकि बच्चे को अवेयरनेस हो, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग के साथ सोच के लिख सके कि उसको अपने माहौल को बचाना कैसे। इसलिए पहले चैप्टर में मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन में से वन ऑफ द क्वेश्चन ये आता है। अब हम चलते हैं आगे और पहला जो क्वेश्चन है उसको सोर्स आउट करते हैं। बेटा यहाँ पे तो 3 मैंने हेडिंग्स लिख के दी है ना कि बायोलॉजी ने इस तरह से हेल्प की है। ये 3 हेडिंग्स 3 लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी कैटेगरी। तो आज हमने पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, उसका नाम क्या है? फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन को आज हम क्लैरिफाई करेंगे कि खुराक की जो पैदावार है उसको बढ़ाने में बायोलॉजी ने किस तरह से किस पोजीशन पे क्या रोल प्ले किया है। बेटा आपने ये जो नोट कर रहे हैं इसको बंद करिए और अब सोच के लिखना है आपने, ठीक है? ये टॉपिक सोच कर आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए
खुराक की पैदावार को बढ़ाया कैसे जा सकता है? सोचो जरा। नंबर 1, हरियप, कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम खुराक को ज़ाया कम करें तो क्या खुराक बचेगी? खुराक बढ़ जाएगी ना। तो पहला, खुराक को ज़ाया होने से बचाया जाए। नंबर 2, अगर हम देखें हमारे किसान और अमेरिकन जो हैं इनमें फ़र्क क्या है? किस चीज़ का फ़र्क है? वहाँ पर कम ज़मीन के ऊपर खेती बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ लोगों के पास ज़मीन भी ज़्यादा है, नहरी ज़मीन है, उसके बावजूद यहाँ पर खेती कम रहती है। क्या कारण है? सीड्स, बीज, उनके पास जो बीज है वो अच्छी नस्ल के हैं। अवेयरनेस है, यहाँ पर सीड जो है वो नॉर्मल से। आपको पता है एक फील्ड है एफएससी के बाद, कुछ लोग आपने सुना होगा, बीएस एग्रीकल्चर, नाम सुना है आपने? तो बेटा आपको अगर किसान बनना है और बढ़िया किसान बनना है तो आपको कितने साल की तालीम लेनी चाहिए? 16 साल। 4 साल तो बाद में आएंगे ना, पहले 12 साल एफएससी तक तो जाए, उसके बाद 4 साल बीएस एग्रीकल्चर करे, 16 साल की तालीम लेके फिर जाए उसके अंदर। अब हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है? 16 साल की तालीम करके अगर खेती बाड़ी में चला गया, क्या कहेंगे उसको? इतना पढ़ के यही करना से तो पहले ही कर दो। समझ आ रही है ना बात? ताने मारेंगे ऊपर से, हालांकि उनको समझ नहीं है। देखो एक ऐसा इंसान जिसने ये वाला प्रोग्राम करके वो करेगा, वो कदरे बेहतर आउटपुट हासिल कर लेगा उस इंसान के पर जो अपने तजर्बे की बेस के ऊपर कर रहा है। वो जो हमारे किसान है ना, वो तजर्बे की बेस पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो किसान होगा ये स्किलफुल होगा। अगर आपसे मैं पूछे तो विच वन इज मोस्ट, एक्सपीरियंस मैटर करता है कि स्किल्स मैटर करती हैं? स्किलफुल पर्सन क्या मैटर करेगा ज़्यादा, एक्सपीरियंस की स्किल्स? स्किल्स मैटर करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस जो आप लोग है ना वो एक स्पेसिफिक चीज़ में ही ले सकते हो, लेकिन जो स्किल होगी ना आप उसको अगर पॉलिश करते जाएंगे तो एक्सपीरियंस तो आएगा ही, लेकिन आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस से आप वहीं पर महदूद रह जाओगे उसी चीज़ के अंदर। इज इट क्लियर ना? तो अब यहाँ पर ये जो बात करें बड़े ये स्किलफुल बनेगा। अब तीसरी चीज़, आपको पता है कि हमारी फसलें जो है वो मोस्टली तौर पर तबाह कौन करता है? जब गंदम की कटाई का मौसम आता है, दिन आते हैं, तो बारिश हो जाती है, होता है, फेस करते हो ना आप लोग, तो यही इसी एरिया से कभी कभी आंधियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। अब आंधियों का चलना, बारिश का आना बहुत प्रॉब्लम का बाइस बनता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बनता है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स मीन्स डैट, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास ऐसे नस्ल के बीज हों जो अगर थोड़ी बहुत बारिश आ जाती है या इस तरह की कोई भी आफत आती है तो वो उसको बर्दाश्त करने के उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पॉइंट गौर से सुनते जाएं, यही आपने लिखने हैं। मैं यहाँ पे इस पॉइंट में हेडिंग्स लिखूँ बता दूँ। और के बाद चौथा पॉइंट, बेटा ब्रॉयलर किसने बनाया? मुझे बताएं, अगर आज के दौर में ब्रॉयलर ना होता तो शादी ब्याह में या तो खत्म वगैरह दिलाते हैं, कहाँ से इतनी देसी मुर्गियाँ ला के बिरयानी बनाते हैं? उसको बनती नहीं बनती। तो ये ब्रॉयलर किसने बना के दिया आपको? ख्याल रखिए। अब 2 तरह के होते हैं ब्रॉयलर, एक होता है जो सिर्फ गोश्त बनाता है अपनी बॉडी में, जीन्स उसके सिर्फ मॉडिफाई होता है गोश्त के लिए, मीट के लिए। कहते हैं 1 या 1.5 मंथ में रेडी होके और 2 मंथ में हसन होकर गया कर जाता है। हाँ बस इतना सा टाइम है उसका। एक होता है सिर्फ अंडे देने वाला, वो सिर्फ अंडे देते हैं। अंडों से मुझे याद है, मेरा 3 साल पहले की बात है, एक बार बड़े अंडे फेमस हुए थे, शेक प्रोडक्शन था। अंडे के ऊपर ना स्टैम्प लगी जाती थी शेक वालों का अंडा, देखे किसी ने? हाँ, तो वो जो शेक था ना, वो शेक वालों का अंडा था, वो यहीं से था, आपके इलाके का था, यहाँ से आगे भावलपुर की तरफ जाएंगे। वो एक लड़का था, उसने अच्छी कहानी सुन लीजिए। तो लंबरदार में जैसे पिंड के होते हैं, मेन हेड होता है, उसका बेटा था, उसको बड़ा शौक था। उसने ना फार्म जो था वहाँ पे ना मुर्गियाँ रख दी। उसका फादर बड़ा गोला हो गया, हमारे कमी काम कर रहे हैं, काम करने वालों को बोलते हैं, आई थिंक ऐसा कोई लफ्ज़, हमारे लिए काम कर रहे हैं, कामे बोलते हैं, क्या कामे बोलते हैं है ना, कामे काम कर रहे हैं हमारे लिए, और तू नाक कटवा रहा है, पूरे पिंड में मेरी नाक कटवाता है, अंडे उठा के सुबह को दुकान पे पहुँचा होता है बेचने के लिए। हमारे पास बता किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी है नहीं है, क्योंकि अंडे को बेचता है, पैशन है। उसके फादर को बताया, फादर नहीं माना, फादर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसको जाओ भाई, वो अंडा बेचना है ना, जाओ
हमारी मुर्गी अंडे बेचे, अंडे बेचो। अच्छा, अब उसने पता क्या किया, निकल गया वहाँ से निकला, फार्म पे रहना शुरू कर दिया, मुर्गियों के बीच में सोता रहा। अब उसने करते कराते वहाँ से छोटे से जगह से स्टार्टअप लिया, फिर फार्म बड़ा किया। वो एक कहावत भी है, अंडे आएंगे मुर्गियाँ आएंगी। इमरान खान भी एक बार शुरू हो गया था, मुर्गियाँ रखो अंडे आएंगे, बच्चे आएंगे और अंडे आएंगे, है ना। लेकिन उस बंदे ने इसको रियलिटी में चेंज करके दिया था। यहाँ पर भावलपुर के अंदर जो अड्डे है ना, जहाँ उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो उसके अपने हैं, उस लड़के के अपने हैं जाती। ये उसके फादर साहब की हवेली है, उस हवेली के सामने शानदार बंगला बना है, उसको मिल गया अंडों से। अंडे लगा के बनाया, अंडे बेच के पैसे से बनाया, समझाई बात। तो वो शेयर प्रोडक्शन जो थी ना, वो वहाँ से निकली, समझाई बात। तो बेटा वो एक बंदे का था, वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होते थे किसी दौर में। ये 2-3 साल पहले की बात है, ज़्यादा दूर ना जाए। तो कोई भी चीज़ है, यहाँ से नतीजा आप कर सकते हैं। कोई भी काम करिए, कोई भी काम करिए, काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। वो एक फेमस डायलॉग है, शाहरुख खान का एक फिल्म का फेमस डायलॉग था, अम्मी जान यार बेटी, है ना। किसी को आता है क्या? कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता है। सही है। आप लोग तो वैसे ही फिल्म भी देखते हो, कुछ देखते हैं, सोशलाइज होना चाहिए आप लोगों को। तो वेल, जितने भी हमने यहाँ पर आपके सामने स्टांस रखे हैं, ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो हम अब 1 बाय 1 लिखते हैं और देखते हैं तो आपकी प्रोडक्शन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको प्रोडक्शन को बेहतर करने में, इधर देखो, इम्प्रूविंग वैरायटीज, हेडिंग मेरी आगे बेटा, इम्प्रूविंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इम्प्रूविंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटीज आप लोग जो प्लांट की काश्त कर रहे हैं या एनिमल की जो वैरायटीज जो हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, बाकी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, आप उसको क्या करिए, इम्प्रूव करिए। और फिर आपने कहना है एग्जाम्पल में किसकी देनी है, ब्रॉयलर की। किसकी देंगे, ब्रॉयलर की एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर आप एग्जाम्पल किसकी दे सकते हैं बेटा, सीड्स की, कि आजकल के जो सीड्स हैं उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से बेटा मॉडिफाइड करके पेश किया जाता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, जिसमें प्लांट्स की वैरायटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये प्लांट और एनिमल की जो वैरायटीज हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ये 3 कैटेगरीज की बेस पे किया जाएगा। अब वो कौन कौन सी है, उन 3 डेफिनेशन आने चाहिए आपके पास। डेफिनेशन नंबर 1 है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपके पास डेफिनेशन नंबर 2 या फिर स्टेप नंबर 2 या फिर प्रोसीजर नंबर 2, दैट इज द क्लोनिंग, क्लोनिंग। एंड थर्ड वन इज द टिश्यू कल्चर। दोबारा से सुनिए बेटा, खुराक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहला स्टेप है प्लांट और एनिमल्स की वैरायटीज को इम्प्रूव किया जाए। अब फिर आपने एग्जांपल देनी है कि हमने की भी है, किसकी की है, ब्रॉयलर की और सीड्स की। फिर आपने कहना है कि किस मेथड से की है। मेथड कितने हैं, 3, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? पहले तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा समझाते हैं बेटा। सिंपल अल्फाज में अपने पसंदीदा जीन को सेल में इंसर्ट करने के मेथड को क्या नाम दिया जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैन्युपुलेशन ऑफ जीन, सिंपल क्या नाम देंगे, मैन्युपुलेशन ऑफ जीन, मैन्युपुलेशन ऑफ जीन्स। तो जीन्स का मैन्युपुलेशन होगा, अपनी मर्जी से जो जीन्स डालेंगे उसको आप नाम देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग कहते हैं कॉपी करना। अब बेटा यहाँ पे जब लफ्ज़ क्लोनिंग आता है तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं पता नहीं एक इंसान को कॉपी करके जब हम खड़ा कर देंगे उसका क्लोन है। आप ठीक सोच रहे हो, लेकिन आधा कॉन्सेप्ट है ये। क्लोनिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक सेल है, अगर मैं इसी तरह का एक और सेल यहाँ पर प्रोड्यूस करवा लूँगा सेम टू सेम, तो वो भी किस में आएगा, क्लोनिंग में ही आएगा। इसी क्लियर? ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्लोनिंग में क्या होता है, या तो एक जानदार को प्रोड्यूस किया जाता है या एक सेल से उसी तरह का आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन मेथड कौन सा लगेगा, ये मैटर करेगा बेटा। 2 मेथड होते हैं, एक होते हैं एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हिच मेथड इज मोर प्रेफरेबल, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? आप लिखते हैं एसेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मेकर नहीं होगा। तो फिर हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे,
आपने कहना है द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। ये क्लोनिंग की डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटा मैं, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म produced by method of asexual reproduction, उसको बेटा क्या नाम दिया जाएगा? उसको आप नाम देंगे क्लोनिंग का। क्या नाम देंगे? क्लोनिंग। दोबारा से सुन लीजिए, हमने कहा कि क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि एक सेल को कॉपी कर दे या एक पूरे जानवर को कॉपी कर दी जाए, वो क्लोनिंग के अंदर आता है। समझ आ गया? तो बेटा मान ले मेरे पास एक मुझे बीज मैंने बनाया, वो बढ़िया बन गया, अच्छी नस्ल का बन गया, तो क्या मैं क्लोनिंग के जरिए से उसी तरह के और भी बना सकता हूँ ना? तो ये वो चीज़ आ गई। और अपनी पसंद के जीन डालने को करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। और बेटा टिश्यू कल्चर क्या होता है? सिंपल, कल्चरिंग ऑफ टिश्यू। कल्चरिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू को जब आप कल्चर करेंगे उसको आप क्या नाम दे देंगे? टिश्यू कल्चर का नाम दे देंगे। तो ये बेटा पहला मेथड आ गया कि प्लांट और एनिमल्स की वैराइटीज को इम्प्रूव किया जाए। टाइम हो गया लेक्चर का? चले, इसके बाद वाला जो बेटा पॉइंट होगा वो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। और लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिस्कशन वाला, दैट इज ऑन द फूड प्रोडक्शन। हम फूड प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे थे और हमने देखा था कि बायोलॉजी ने किस तरह से खुराक की पैदावार को बढ़ाने में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। और अगर हम फूड प्रोडक्शन की बात करें तो बेटा खुराक की पैदावार को बढ़ाने में जो सबसे पहला काम था जो किया वो क्या था कि बायोलॉजी ने हेल्थ की पहले से मौजूद वैरायटीज़ की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए, राइट। तो हमारी पहली हेडिंग कौन सी बनी थी बेटा? कर इम्प्रूविंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, के एनिमल्स की जो वैरायटीज़ हैं आप उसको क्या करिए? इम्प्रूव करिए, जिससे आपको पैदावार जो है वो बढ़िया किस्म से देखने को मिलेगी। फिर बेटा हमने कहा था कि इम्प्रूविंग वैरायटीज़ कौन कौन सी हमने की है? किस किस की थी हमने बेटा सीड्स की बेहतर क्वालिटीज बना ली। और फिर हमने बेटा उसके अलावा क्या किया था? हमने ब्रॉयलर वगैरह जो है बेटा वो मीट के लिए और एग्स प्रोडक्शन के लिए बेटा हमने प्रोड्यूस करवा लिया। फिर बेटा दूसरे नंबर के ऊपर बेटा चंद प्रोसीजर्स आते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम ये इंक्रीज करते हैं वैरायटीज को। तो बेटा उनमें से पहला प्रोसीजर कौन सा बताया था? तो मैंने आपको कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफाइन कैसे करना है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन, अपनी पसंद के जीन्स को इंसर्ट करने को क्या नाम देंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉइंट नंबर 7 क्या बताया गया था आपको? क्लोनिंग। क्लोनिंग में हमने कहा था कि जो कॉपीज प्रोड्यूस होगी या तो एक जानदार की उसी की तरह की होगी या एक सेल की कॉपीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे थे किधर गई है? वहाँ पे आगे आ गई। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे बेटा यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू कल्चर के बारे में। किसके बारे में? टिश्यू कल्चर के बारे में। और हमने कहा था कल्चरिंग ऑफ टिश्यू इज नोन एज टिश्यू कल्चर। ये हमारा हो गया कल वाला। आज वाला जो अगला पॉइंट हमने समझना है बेटा वो है केमिकल, रोल ऑफ केमिकल्स, रोल ऑफ केमिकल या फिर केमिकल कंट्रोल लिखेंगे यहाँ पर। अब बेटा केमिकल कंट्रोल की बात करें तो हमें ये भी तो समझना चाहिए ना कि हमारी फसलें जो है वो तबाह क्यों हो रही है, हमारी पैदावार कम क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए हमारे पास अद्वियात नहीं है या काबिल अद्वियात नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हमने अब 3 तरह की अद्वियात बना ली है। नंबर 1 इज पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो कि बेटा इस्तेमाल होती है पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए। इसी तरह से बेटा फंगीसाइड, फंगीसाइड किसको किल करने के लिए? फंजाई को किल करने के लिए, क्योंकि फंजाई जो है वो हर जगह पे ग्रो करने की एबिलिटी रखता है। जैसा कि अगर हम ब्रेड की बात कर लेते हैं तो ब्रेड आपको पता है ना कि एक हफ्ता अगर पड़ा रह जाए सिर्फ हम इस्तेमाल ना करें तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास अचार होता है पिकल्स, अगर वो ऑयल के अंदर डिप ना किया हो तो उसके ऊपर भी वो लग जाता है फंगस है ना। तो बेटा ये चीज़ याद रखनी है वो फंजाई के स्पोर्स की वजह से है। इसी तरह से अगर एक पौधा या कपास, कॉटन जो कि जिसका फ्लावर जो है वो अभी कॉटन उसको लग रहा है, मान लीजिए उसके ऊपर बारिश होगी हल्की सी, अगर हल्की सी भी बारिश होगी, नमी आ गई तो बेटा क्या होगा? वहाँ पर फंगस जो है वो ग्रो कर जाएगा। फंगस ने ग्रो किया तो वो डैमेज कर देगा सारे प्लांट को। तो इस वजह से बेटा फंगीसाइड जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्टिसाइड,
फंगीसाइड और तीसरी चीज बेटा इंसेक्टिसाइड। तो हम इन 3 केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हशरात वगैरह से छुटकारा पाने के लिए। आपको अगर याद हो तो आपने क्लास 10 की बायोलॉजी की बुक में पढ़ा था एक पुराना मेथड हशरात को कैप्चर करने के लिए, चैप्टर नंबर 10 के बिल्कुल आखिरी पेपर साइड बॉक्स के अंदर। इसको याद आ रहा है कुछ? घर जाके पूछिएगा कि पुराने दौर के अंदर जब ये हमारे पास केमिकल्स नहीं होते थे इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तो इंसेक्ट को खत्म करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है? तो आपको उन पुरानी टेक्निक में से एक टेक्निक शायद ये भी बताएं कि हम लोग एक मीठा तैयार करते थे, उसको एक साइड पे रखते थे, सारे कीड़े मकोड़े जो थे वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। कुछ याद आ रहा है? तो आप लोग इस तरह कभी घर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, आपको इस तरह के सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बेटा ये देखिए जितने भी फंजाई हैं, इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं, इन सबको खत्म करने के लिए हम लोग केमिकल्स का बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी तरह से आपको पता है कि स्प्रे इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए बेटा जनरली तौर पर जब खेती करनी है ना, खेती करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि फसल कब काश्त करनी है। असल में 6 मंथ फसल काश्त करिए, उसके बाद जमीन के ऊपर 6 मंथ कोई भी फसल काश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या ऐसा होता है? नहीं, हम लोग गंदम उठाते हैं, कपास, उसके बाद शुगर केन गन्ने की, है ना, चावल, हम लोग जमीन को सुकून नहीं लेने देते, जिसकी वजह से जमीन जो है उसके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो जाती है। फिर हमें आर्टिफिशियली उसमें न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, जिसको आप क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजर्स। क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजर्स का आप लोग नाम देते हैं। बेटा ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये भी वन सॉर्ट्स ऑफ केमिकल्स होती हैं फॉर द बूस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बेटा इसको आप समझिए। देखें अब इनके नुकसान भी हैं, देयर इज अ सर्च ऑफ हैजर्ड्स। इनके जो नुकसान है उसको समझिए। पहला नुकसान, कोई भी ऐसा वेजिटेबल बेटा जो इन केमिकल्स से हमने प्रोड्यूस किया है या जिसके ऊपर आपने सिंपल अल्फाज में ये स्प्रे वगैरह की है, पहली बात तो ये कि बेटा जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से अगर आपने उसको वॉश वगैरह नहीं किया या कुक नहीं किया तो आपको जो एसिडिटी प्रॉब्लम है बेटा वो क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो एसिडिटी प्रॉब्लम जो होगी बेटा वो इंक्रीज होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। नंबर 2, जब आप स्प्रे करते हैं केमिकल्स वगैरह स्प्रे करते हैं तो केमिकल बेटा जब आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऑब्वियसली गिरेगा। जब उसका कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर गिरेगा तो पानी के वजह से बड़ा सीपेज के मैकेनिज्म के जरिए से वो कहाँ पर प्रवेश करेगा? जमीन के अंदर चला जाएगा। जब वो जमीन के अंदर जाएगा तो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को वो डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब कर देगा, खराब कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बेटा ये जो केमिकल्स होते हैं जब ये केमिकल लैंड के ऊपर गिरते हैं तो ये पानी के साथ बेटा ये पेनिट्रेट कर जाते हैं किसके अंदर? जमीन के अंदर, लैंड के अंदर। और जब ये लैंड के अंदर बेटा पेनिट्रेट करते हैं तो उसके बाद ये क्या कर देते हैं? जो ग्राउंड वाटर होता है लैंड के अंदर उसकी जो क्वालिटी होती है बेटा उसको क्या कर देता है? खराब कर देता है। ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो बेटा खराब हो जाती है। ये आपने कुछ एक नुकसान याद रखनी है कि केमिकल कंट्रोल से नो डाउट हमने फूड की प्रोडक्शन को तो बढ़ा लिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ नुकसान देखने को भी मिल चुके हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे। बेटा तीसरा मेथड उसको जरा समझिए। तीसरा मेथड है हमारे पास IDM। इसकी बेसिकली डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। आपने याद रखना व्हाट इज IDM? इट इज स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। देखिए नाम से पता चल रहा है कि मैनेज हमने किसको करना है? डिजीज को। और बेटा लफ्ज का लिखा गया है इंटीग्रेटेड। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये शॉर्ट फॉर्म में इसको IDM कहेंगे। तो बेटा बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी तरह के मेथड है, आपको पता है ना कि अगर आपको नज़ला जुकाम हो जाए घर वाले क्या कहते हैं? जो शानदार ले लो, चाय वगैरह ले लो, कॉफी वगैरह पी लो, है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे या एक हमारे घर में एक डॉक्टर होता है जिसको डॉक्टर पैराडोल कहते हैं, है ना। कुछ भी हो जाए, टांग में, सर में दर्द, कहीं भी दर्द, डॉक्टर पैराडोल ले लो, है ना। डॉक्टर पैराडोल से रजू किया जाए वो 10-15 रुपये के डॉक्टर पैराडोल ही बड़ी फेमस है हमारे घर में। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एक अलग से मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है। तो बेटा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का बेसिक मकसद ये होता है कि किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जितने भी मेथड है, कोई देसी मेथड है, जो भी मेथड है, जब उन तमाम मेथड्स को आप इकट्ठा पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होगा, दैट इज IDM, द यूज ऑफ ऑल relevant and appropriate method of disease control is known as IDM। बेटा मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, याद रखनी है आपने। यूज
of all relevant and appropriate methods of disease control। उसको बेटा आप क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे IDM का नाम। इज इट क्लियर? एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन? अगर कहीं पे है तो बेटा बताइए। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे आगे एक एमसीक्यू बनेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, अब आगे एमसीक्यू बनेगा बायोपेस्टिसाइड का। बेटा एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा कि बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कहना है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर। ये आपका एमसीक्यू है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है सम बैक्टीरिया are used as biopesticide। आप बुक खोल सकते हैं, वहां पर आपको ये पैराग्राफ नंबर 3rd 2nd की लास्ट लाइन पे मिल जाएगा, बाद में देख लीजिएगा मेरे। अगला क्वेश्चन समझिए, ये बेटा सबसे एडवांस है। सबसे एडवांस जो है बेटा इसका मेरे पॉइंट नंबर 5 है, इसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक। डेफिनेटली इसमें से पूछेंगे आपसे हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक। बेटा पहली बार टेक्निक किसको कहते हैं, कल्चर किसको कहते हैं, फिर हाइड्रोपोनिक्स की तरफ चलेंगे। बेटा टेक्निक कहते हैं एक ऐसे प्रोसीजर को जो कि सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर वर्क करता हो। एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, उसको आप क्या नाम देंगे, टेक्निक। यानी कि एक प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना आप, उस मेथड को आप क्या नाम देंगे, टेक्निक का नाम देंगे। समझा की बात? तो टेक्निक इसको कहते हैं। अब देखिए कल्चर करने का मतलब क्या होता है बेटा, कल्चर करने का मतलब होता है ग्रो करवाना। कल्चर करने का मतलब ग्रो करवाना, इसका मतलब हम यहाँ पे किसी चीज को ग्रो करवाने वाले हैं। अब बेटा इसमें पता क्या होता है, देखिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम बेटा हमको देखने को मिलते हैं। पहला प्रॉब्लम एस्ट्रोनॉट्स को देखने को मिलेगा वो है मसल्स एट्रोफी। उनके जो मसल्स होते हैं ना बेटा वो साइज में कम हो जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, एस्ट्रोनॉट्स को एक कॉमन प्रॉब्लम होता है सबको, और वो कौन सा है, बैकबोन प्रॉब्लम। तो उनकी जो बैकबोन होती है बेटा 6 से 8 मंथ के बाद सब में बैकबोन प्रॉब्लम आ जाता है। इसी वजह से कोशिश ये रहती है कि स्पेस के अंदर जिस भी वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर वहाँ पर ग्रेविटी प्रोड्यूस की जा सके। समझाई बात? तो उनकी कोशिश ये रहती है ताकि बैकबोन के ऊपर मजीद इस तरह के बेटा ये क्यों होता है वो एक अलग से टॉपिक है, डिटेल में नहीं जा सकते, वो क्लास 10 में आपको देख लेना चाहिए। अब देखिए हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक में एक और चीज़ आप समझने वाली है। देखिए हमने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ ली होगी है ना, स्पेस के बारे में, स्पेसक्राफ्ट के बारे में। अब एक और चीज़ ज़रा सुनिए दोस्त बेटा, जब वो एस्ट्रोनॉट्स चले जाएंगे चांद के ऊपर या कहीं और जगह पे, मार्स पे चले गए या किसी और जगह पे चले, लेकिन क्या वहाँ पे जाकर वो डायरेक्टली तौर पर प्लांट्स उगा पाएंगे? नहीं, हो सकता है वहाँ के सॉइल जो है वो सूटेबल हो या ना हो, प्लांट्स ग्रो करें ना करें, तो बहुत प्रॉब्लम है ना। तो बेटा इसके लिए एक हल निकाला एस्ट्रोनॉट्स ने। अब एस्ट्रोनॉट्स ने हल क्या निकाला, इन्होंने प्लांट्स को ग्रो करवाना शुरू कर दिया पानी के अंदर। प्लांट्स को किसके अंदर ग्रो करवाना शुरू कर दिया, पानी के अंदर ग्रो करवाना शुरू कर दिया। देखिए इसमें बेटा पता क्या किया जाता है, ये ले लिया हमने बीकर, इस बीकर के अंदर हमने डाला पानी। इन हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक plants are grown in aerated water। एक लाइन पहले याद रखिए, plants are grown in aerated water। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जब पौधे होंगे वो हम उगाएंगे पानी के अंदर, लेकिन एक ऐसा पानी जिसमें हवा मौजूद होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर पानी लेने के बाद मैंने इसके अंदर बेटा डिफरेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। फर्स्ट कर लीजिए मैंने एक न्यूट्रिएंट डाला कार्बोहाइड्रेट, मैंने 10 ग्राम डाला, मैंने प्रोटीन डाली 20 ग्राम, मैंने लिपिड्स डाल दिए 5 ग्राम। समझ आ गया? और मैंने ये सुबह को तकरीबन 7 AM डाल दिया, 7 बजे। ठीक, अब प्लांट जो है नन्हा सा पौधा वो यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे। अब देखिए अगले दिन सुबह को 7 बजे मैंने यानी कि 24 घंटे के बाद आफ्टर 24 आवर मैंने 24 आवर के बाद देखा कि वो जो पानी था
जिसके अंदर मैंने पहले 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डाला था, अगले दिन जब मैंने चेक किया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो था वो 5 ग्राम रह गया। जो प्रोटीन्स थे बेटा वो भी 5 ग्राम रह गए, लिपिड वैसे के वैसे। अब इट्स मींस दैट बेटा 24 घंटे में पौधे ने कितने कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किए? 5 ग्राम। कितने? 5 ग्राम। प्रोटीन्स कितने ग्राम? 15 ग्राम। क्या लिपिड इस्तेमाल किए? नहीं। अब इससे मुझे 2 फायदे हो गए। पहला फायदा, मुझे पता चल गया कि लिपिड जो है वो ये इस्तेमाल नहीं करता, मुझे लिपिड अगली बार नहीं डालना। दूसरा फायदा कि मुझे पता होगा कि अब डेली बेसिस के ऊपर मुझे इसको कितनी प्रोवाइड करनी है चीज़ें, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 15 ग्राम प्रोटीन। मैं एक्स्ट्रा भी चीज़ें इसमें नहीं डालूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप स्पेस में जाएंगे, स्पेस क्राफ्ट में बैठे होंगे, तो बेटा आपको वहाँ पे ना मिट्टी की जरूरत है, आप सिंपल कल्चर बनाओगे। कल्चर के अंदर क्योंकि आप जमीन से स्टडी करके गए हैं कि इस पौधे को ग्रो करने के लिए 24 घंटे में इतनी चीज़ें चाहिए, आप पानी के अंदर डाल देंगे और देन बेटा को ग्रो करता रहेगा आराम से। तो मुझे बताएं, क्या ये मैजिकल टेक्निक है ना कि पौधों को आपने पानी के अंदर उगाना है, लेकिन आपने स्टडी भी कर लिया कि उसको कितनी देना है कितना नहीं देना। बेटा मट्टी के अंदर स्टडी करना मुश्किल हो जाता है कि मट्टी में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने डाले हैं, कितने बाकी रह गए हैं। तो इसी वजह से साइंटिस्ट किस तरफ चलेंगे? वाटर की तरफ चलेंगे। ये जो समझ आगे वाटर हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक्स कल्चर टेक्निक इज ओके, कॉन्सेप्ट समझ आया ना। अब बेटा एक आखिरी स्टेप जिसके साथ हम लेक्चर की काम करेंगे, दैट इज द पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन में आप लोग पढ़ेंगे लुईस पास्चर के बारे में। किसके बारे में? लुईस पास्चर। तो बेटा लुईस पास्चर ने ये जो टेक्निक है पास्चराइजेशन की, ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब इसमें क्या होता है? इसमें बेटा देखें, आप लोग जो घर में दूध लेते हैं तो सबसे पहले मेन काम क्या होता है? हम उसको बॉयल करते हैं कि नहीं करते? उसके बाद अगर किसी पहले जब घरों में फ्रिजेस नहीं होती थी तो रात को खाने को गर्म करते थे, फिर रखते थे ताकि खाना खराब ना हो। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे देखो बेटा, वो जो मिल्क है, मिल्क को जो बॉयल करते हैं, अब अक्सर क्या उसको क्या बॉयल करते हैं? मिल्क। तो हम पास्चराइजेशन में क्या करेंगे? हीट इज यूज्ड टू किल, हीट इज यूज्ड टू किल non-spore forming बैक्टीरिया, non-spore forming बैक्टीरिया। बड़ा उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप हीट को इस्तेमाल करते हैं ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। अगर बैक्टीरिया मर जाएगा तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बेटा, वो खराब नहीं होंगे। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बेटा, उनको सेव करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड जो है तो पास्चराइजेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि फूड प्रोडक्शन के अंदर बायोलॉजी ने किस तरह से हेल्प की है, तो ये वो तमाम हेडिंग्स हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग लिखी और समझाया है। कंटेंट आप बुक से भी पढ़ सकती हो, समझ आ गया ना? तो वहाँ से आप लेके इसको पूरे टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बशर्ते ये कि सामने वाले को समझ आना चाहिए जो आप लिख रहे हैं। इज इट क्लियर? अब बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।